नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में कई सारे मसले मुद्दे खूब शोर कर रहे हैं। बल खूब शोर, सड़क से लेकर संसद तक शोर हो रहा है। कल एक बयान आया, संसद में बयान दिया प्रदेश के राज्यसभा सांसद, हमारे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं महेंद्र भट्ट जी ने। उस पर भी सवाल जवाब अभी शुरू भी नहीं हो पाए थे ढंग से। चर्चा हो ही रही थी कि आज कोटद्वार वाले मसले पर, मोहम्मद दीपक वाले मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर बीजेपी को घेरा, सरकार को घेरा। उन्होंने कह दिया रक्षा की भक्षक बन जाए फिर आम जनता कहाँ जाए। लेकिन मसला पहले वाला, इस पर फिर बात करेंगे। पहले वाला मसला ऋषिकेश वन भूमि वाला मसला है, जहां पर आज मानव बस्तियां हैं, जहां पर आज बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, जहां पर एम्स बन चुका है, जहां पर सिंचाई विभाग, ये विभाग, वो विभाग के दफ्तर, हाउसेस सब हैं। उस भूमि को लेकर राजस्व गांव बनाने या फिर राजस्व से जोड़ने की मांग संसद में कर दी सांसद साहब। बहुत लंबा वक्त से ये मांग चल रही है वैसे, लेकिन कब कब किस तरीके से पैरवी हुई ये चर्चा में आएगा अभी आगे, और किसने इस मुद्दे को बढ़िया तरीके से उठाया और आज क्यों इस मुद्दे को संसद में जगह दी गई, ये उठा, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ा हुआ है, उससे आपका तारुफ कराता हूँ। हाँ, मेरे साथ अनुज शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है। मथुरा जोशी जी बीजेपी से हैं, आपका बहुत स्वागत है। पंकज शेट्टी भाई हमारे साथ कांग्रेस से हैं, आपका भी स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले वो बयान सुन लेते हैं, दर्शकों को दिखा देते हैं जो महेंद्र भट्ट जी ने संसद में, राज्यसभा में। 3 दिन पहले ही वहाँ की जनता ने श्रीमान महेंद्र भट्ट के ऋषिकेश स्थित बापू ग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने के संबंध में मेरी सूचना है। मान्यवर सभापति महोदय, मैं उत्तराखंड राज्य के बापू ग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। यह दोनों क्षेत्र पिछले कई दशकों 1950 से यहाँ लगभग घनी आबादी यहाँ निवास करती है। 1980 में 85,000 की आबादी क्षेत्र की थी। यहाँ हजारों परिवार निवास करते हैं, नियमित रूप से नगर निगम को करों का भुगतान भी करते हैं, परंतु आज तक इन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। महोदय, इस भूमि पर अनेकों सरकारी संस्थान भी बने हैं। ऋषिकेश एम्स इसी भूमि पर है और सिंचाई विभाग की कॉलोनियां भी यहाँ बनी हुई हैं। राजस्व ग्राम घोषित न होने के कारण इन क्षेत्रों के नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भूमि स्वामित्व से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन जैसे केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। विकास कार्यों में अनावश्यक प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा इस विषय में बार बार अनुरोध किए गए हैं, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। महोदय, अभी 3 दिन पहले ही वहाँ की जनता ने ऋषिकेश नगर में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह उत्तराखंड सरकार से समन्वय स्थापित कर ऋषिकेश के बापू ग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र को शीघ्र राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें, ताकि वहां के निवासियों को उनके वैधानिक अधिकार एवं सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। एक बहुत लंबी चर्चा और लंबी बहस के बाद आज संसद में ये आवाज सुनाई दी तो लगा कि सिर्फ ऋषिकेश की ही बात क्यों हो रही है। ऐसा मसला तो पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देता है, जहां पर राजस्व ग्राम की बात और तमाम तरह के विवाद हमारे सामने हैं। कागज पत्री की बात संसद में महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे। जब कागज पत्री नहीं, जब योजनाओं का लाभ नहीं, तो ऐसे कई इलाके हमारे प्रदेश में हैं जहां पर लोगों के पास कागज नहीं है। सिर्फ 2 एरियाज को बताना मैं तो चाहता हूं ये था कि उन तमाम इलाकों का भी जिक्र किया जाए जो और इलाके इस श्रेणी में आते हैं, जो जिन और इलाकों में योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जहां पर कोई कागज पत्री नहीं बन पा रही है लोगों की। लेकिन चलिए ठीक है, ऋषिकेश से शुरुआत हुई, क्यों हुई ये जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं। मतलब जोशी जी हमारे साथ हैं। जोशी जी, बड़ा अहम मसला हम सब ने देखा। अब मामला कितना पुराना है मैं तब पता चला जब एक PIL के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और वन विभाग को ये बताया, ये चिताया कि भाई आप कर क्या रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक क्या किया। तब जाके मामला सुर्खियों में आया और उसके बाद हम भी जान पाए कि यहाँ लोग रहते तो हैं, लेकिन उन लोगों को ना सुविधाएं हैं, उन लोगों के पास कुछ ऐसा है नहीं। वो राजस्व ग्राम में हैं, वो नगर निगम में हैं, वो कहाँ पर हैं,
उन्हें इस बात का भी आज डर है कि वो शंका है कि कहां पर हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई। आप क्या कहेंगे इस कथन पर जो संसद में भट्ट जी ने कहा? क्यों ऐसी नहीं, स्थिति आई? क्यों बनी? देखिए, मैं तो सबसे पहले भट्ट जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मसले पर राज्यसभा में, भारत की संसद में इस मामले को उठाने का काम किया है, और इसका निश्चित रूप से हमको बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके दूरगामी परिणाम भी निकलेंगे, और लंबे समय से निश्चित रूप से आदरणीय शर्मा जी बैठे हुए हैं, जी मेरे से ज़्यादा इस मामले में जानकारी इनको भी होगी, और विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे अधिवक्ता और वरिष्ठ नेता हमारे पंकज छत्री जी भी इसमें बैठे हुए हैं, इनको ज़्यादा जानकारी होगी। चूंकि ऋषिकेश के मामले में सन 80 से मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी उस क्षेत्र में 80 के दशक में बहुत काम कर चुका हूँ। जब पंडित ब्रह्मदत्त जी उस क्षेत्र से विधायक होते थे, मसूरी विधानसभा क्षेत्र कहते थे, तो बाबूग्राम का मसला आज से नहीं, बहुत पहले से है। और जी उसकी सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि सन 62 के बाद इस प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में बंदोबस्त नहीं हो पाया है। सन 62 में हमारे यहाँ बंदोबस्त हुआ था, उसके बाद कहीं बंदोबस्त नहीं हुआ। जमीन का कोई भी सरकारी रिकॉर्ड नहीं है कि जमीन किसकी है, क्या है। इसकी दिक्कतें आई हैं, चाहे हमारा नगरीय क्षेत्र हो, चाहे हमारा ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो, जी उसमें दिक्कतें आई हैं। और उसी का परिणाम है कि ये सब दिक्कतें आ रही, क्योंकि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। और शहरीकरण बढ़ा तो लोगों को, जब लोग मकान बना लिए, लोग रहना शुरू कर दिए, उनको प्रमाण पत्र लेने की दिक्कतें आ रही हैं, उनको कई अन्य आवासीय दिक्कतें भी आ रही हैं, क्षेत्र में विकास की भी दिक्कत आ रही। तो इस क्षेत्र में निश्चित रूप से हम तो इस बात के समर्थक पहले भी रहे हैं और आज भी समर्थक हैं कि इन क्षेत्रों को निश्चित रूप से राजस्व ग्राम घोषित किया जाए, और उस जमीन का मालिकाना हक किसका होगा ये भी निर्धारित होना चाहिए। इस तरह जैसे बाबूग्राम है, मीरानगर है, बिंदुखत्ता का मामला है, रामनगर में अभी भी जो हमारा एक इलाका रामनगर की तरफ भी है, उसका भी वो भी इसी लफड़े में हमारा फंसा हुआ है। टनकपुर के कुछ क्षेत्र हैं, गुलर भोज का इलाका है, मालधन का इलाका रामनगर का है। तो बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर आबादी बस गई है, लेकिन उनका मालिकाना हक उन लोगों को अभी तक नहीं मिला है, कब्जे में उनकी है। जैसे बहुत से पर्वतीय क्षेत्र में तो आज भी लिखा है कि मथुरा दत्त जोशी कब्जेदार का नाम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार, कब्जेदार मथुरा दत्त जोशी, मालिकाना हक मथुरा दत्त जोशी को नहीं है, लेकिन कब सरकार का हक है, सरकार की जमीन है, कब्जा मेरे पास है, लेकिन कमा मैं रहा हूँ उस जमीन को, लेकिन मुझे अधिकार नहीं है उस जो राजस्व के रिकॉर्ड में अधिकार मिलने चाहिए। निश्चित रूप से इसमें काम करने की आवश्यकता है सरकार को भी, और माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा मसला उठाया है। इसकी दिक्कतें हमको लंबे समय तक से हम इसको भुगत रहे हैं। आज जब माननीय उच्चतम न्यायालय में ये रिट याचिका गई है, जी तो उसके बाद हाँ, बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन शर्मा जी और हम जैसे लोगों को ये पता है कि इन जगहों का की वजह से हमको उसका नुकसान हमारे स्थानीय लोगों को हो रहा है, और ये मांग बहुत पुरानी है। मैं 2-3 ठीक जगह ठीक है। के बहुत मैं सवाल नजदीक। थोड़ा मैं ब्रॉड लेवल पे इसको देखना चाह रहा था। मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि एक मसला ये भी है कि नगर निगम हो या राजस्व गांव हो, आपने कुछ जगहों को निगम के साथ जोड़ दिया या पालिकाओं के साथ जोड़ा, उसका निगम के साथ आपने वार्ड बना दिए। उसके बाद आपने मतलब बन गए जो हमने सरकारों ने बनाई या जितनी पॉलिसीज चली। दूसरा ये कि जब बात ऋषिकेश की हो रही थी, तो जो नाम आप गिना रहे हैं, मुझे वो नामों का भी जिक्र होना चाहिए था कि उन वहां पर भी ऐसी दिक्कतें हैं नहीं ना। नहीं, फिर मैं इसलिए अध्यक्ष जी ने मैं इसमें एक बात क्लियर कर दूं कि अध्यक्ष जी ने अन्य इलाके इसलिए नहीं जोड़े होंगे कि जो उनको जो ऋषिकेश का ही आज, क्योंकि चूंकि ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय से निर्देशित है, और अभी वर्तमान में वहाँ आंदोलन भी चल रहा है, जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, और जी लोगों की मांग है कि हमको हमारी जहाँ हम रह रहे हैं, हमारी बसासत है, हमको मालिकाना हक देना चाहिए। और ठीक ठीक सरकार ने उसमें गंभीरता भी दिखाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर एक कमेटी भी गठित की है, राजस्व विभाग उसमें और फॉरेस्ट विभाग और इन 2-3 विभागों को मिलाकर एक कमेटी बनी है नगर विकास, जो वो तय करेगा उसमें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं
शासन स्तर पर हम क्या अमेंडमेंट ला सकते हैं, किस तरीके से उन लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, उसमें भी चर्चा हो रही है। अन्य क्षेत्र बड़े लंबे समय, देखिए तिवारी जी के समय से, माननीय केसीपन जी के समय से बिंदुखत्ता को भी लोग राजस्व ग्राम बनाने की बात कर रहे हैं। मैं आज नहीं, मैं आपको वहां भी 30 साल प्रदर्शन चल 40 रहा है, साल पीछे ले वहां जा पर रहा हूँ। विचारणा हो रहा है। हाँ, वो चीजें हैं हमारे यहाँ को। मैंने इसलिए जिक्र इनका किया कि हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, गुलर भोज का इलाका भी है, हमारे यहाँ मालधन चौड़ का मैं ये इलाका चाहता था कि रामनगर का है, सब ये चीजें एक साथ एक हमारे की यहाँ जाती टनकपुर है। में माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां पर हमारे कुछ गोट ऐसे हैं जो लोग, पर्वतीय क्षेत्र के लोग, गर्मी के जाड़ों के दिनों में उन गोट और खत्तों में आके निवास करते थे, उनको भी अभी रेगुलाइज नहीं किया है। तो हैं हमारे पास कुछ चीजें, उनमें हमको सबसे बड़ा, अगर सरकार बंदोबस्त की घोषणा करे तो इन समस्याओं का हमारे यहाँ समाधान हो करेगी, तो फिर वो स्कीम होगी तो पूरे प्रदेश के लिए। पंकज क्षेत्री, हाँ। आप किस तरीके से इस बयान को और इस मांग को देखते हैं जो केंद्र से की जा रही है? वो हालांकि मुझे ऐसा, जहां तक मैं जानता हूं कि बहुत सारे मसले, बहुत सारे मामले, आपने कहा ना वो संसद में कह रहे थे कि बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। मैं जब देखता हूं तो मुझे वो बांकुरा वाला इलाका भी याद आता है, जहां पर बहुत सारा तनाव हुआ, बवाल हुआ। वहां पर भी ऐसी स्थिति है, भूमि का विवाद और उसमें दिक्कतें तमाम। उस मसले को लेकर कोई चर्चा होती नहीं है, लेकिन ऋषिकेश पर चर्चा हुई है, अच्छी बात है। कैसे देखेंगे आप? देखिए पंकज जी, चुनाव नजदीक आ रहे हैं जी, और ऋषिकेश की, जहां की बापू नगर की, मीरा नगर की, आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने मुद्दा उठाया है। ये शंका और ये इनको विश्वास हो चला है कि अब यहां से बोरी बिस्तर इनका बनने वाला है, क्योंकि अभी तक पंकज जी मैं निवेदन करूंगा। मैं एक मिनट पूरी बात कर लूं आप। नहीं, मैं इसमें एक निवेदन कर दूं आपसे, एक विनम्र प्रार्थना है, इसको राजनीतिक चश्मे से न जोड़कर। नहीं, राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे, हम तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, मैं जनता को राहत मिले। एक निवेदन, चूंकि आप विधि व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं, मैं उस पे आ रहा हूँ, है ये कानूनी पेचीदगी का मामला है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं इसलिए भी अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं। ये महेंद्र भट्ट जी वही हैं कि जब जोशीमठ में दरारें आ जाती हैं और लोग वहां पर जी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, 1-1.5 महीने तक धरना देते हैं, 2 महीने तक लगातार ठंड में ठिठुरते हैं, बाहर आकर बैठते हैं, घरों को छोड़ते हैं, तब महेंद्र भट्ट जी कहते हैं कि वहां नक्सली बैठे हैं। ये महेंद्र भट्ट जी वही हैं जब बेताल घाट में गोली चलती है तब कहते हैं कि चुनावों में ऐसा होता रहता है। ये महेंद्र भट्ट जी वही हैं जब वीआईपी का नाम उछला, कोई गट्टू का नाम आया तो उनकी जाति बताने लगे और पूरे प्रदेश को उन्होंने भ्रमित करने की कोशिश करी। ये महेंद्र भट्ट जी वही हैं कि जो आंदोलन जिहादी बता रहे थे, उन पेपर लीक में बैठे बच्चों को जो प्रदर्शन करने के लिए वहां पर बैठे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। तो आपको मैं इसलिए पीछे ले जाना चाह रहा हूं कि आप महेंद्र भट्ट जी की वो थोड़ी सी मजबूरी समझिए। महेंद्र भट्ट जी की मजबूरी से समझिए कि महेंद्र भट्ट जी जो है कहीं ना कहीं गालीबाज जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं उनके बड़े नजदीकी भी हैं और व्यवसायिक पार्टनर भी हैं। और वहां पर जो है स्थिति पूरी आप देखेंगे, मीरा नगर में और बापू नगर में ऐसी स्थिति हो गई, पथराव करके इनको भगाया गया, पथराव करके। वहां जाने के लिए आदमी नहीं मिल रहा था, ये तो बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे करके वहां घुसे हैं इन्होंने, फिर वहां लोगों से माफिया मांगी है, तब जाके वहां पर स्थिति सामान्य हुई है। तो अब क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय का है तो उस पर क्या करना है, डुगडुगी बजानी है। आपने उनका सुना, उन्होंने अपने वक्तव्यों में क्या कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से समन्वय करके इसका समाधान करे। अरे केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, जो फॉरेस्ट एक्ट में अगर कुछ संशोधन होना है या एनओसीज आनी है वो केंद्र से आनी है, राज्य से नहीं आनी है। तो राज्य अपना विशेष सत्र बुलाए, जो औपचारिकता करनी है वो करे, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उस पे पीआईएल है।
तो आपको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। जबकि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इस पर बोला कि सरकार चाहे तो विशेष सत्र बुलाए इस मुद्दे पर, परंतु आपने इस पे कोई बात नहीं करी। केवल औपचारिकता, मैं 1 मिनट दादा पूरी बात कर लूं। केवल औपचारिकता करने के लिए आप, क्योंकि उनके परम मित्र और पार्टनर की जमीन हिल रही है वहां पर, और इस बार मुझे लगता है कि वो चुनाव वहां पर जमानत भी जब्त होगी उनकी, जो उत्तराखंड को गाली देते थे। तो आज इसलिए ये सवाल उठाया गया है। फिर आऊंगा तो पंकज भाई फिर आप बताइएगा, और जी छोटा कमेंट करना हो तो जल्दी कीजिएगा, फिर औरों को भी आप चले जाएंगे ना, फिर औरों की बात नहीं सुन पाएंगे। मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूं, मैंने जैसे पहले कहा कि हम इसको राजनीतिक डिबेट न बनाकर, आपको धन्यवाद, आपने बड़े अच्छे मुद्दे पर ये बात की। और माननीय अध्यक्ष जी सांसद हैं उत्तराखंड के, ठीक है, वो राजनीतिक एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते नहीं, उन्होंने एक सांसद के नाते, जोशीमठ उनके उसमें नहीं आता है क्या प्रदेश में? नहीं, ये बनभूलपुरा उनके प्रदेश में नहीं आता है क्या? पंकज भाई यार, अगर हम इतनी छोटी सोच में चलेंगे, मैं तो आपका व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान, विद्वान नहीं, मैं भी बहुत आपका सम्मान करता हूँ। आज की तारीख में तो माननीय महेंद्र भट्ट जी का हम सबको धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने प्रदेश के एक ज्वलंत मुद्दे को सर्वोच्च संस्था में उठाने का काम किया है, और इसके एक सुखद परिणाम कल के दिन मिलेंगे और मिलने भी चाहिए, और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये हमारा एक छोटा मसला नहीं है। मैंने उसके साथ आपके सामने दो तीन और जगह जोड़ी हैं, इनमें भी अगर हम सार्थक डिबेट करेंगे तो निश्चित रूप से इसके सुखद परिणाम निकलेंगे। हम इसको एक राजनीतिक मंच न बनाकर, एक हमने जनहित के मंच पर हमको ये बात करनी चाहिए। हमारे साथ विद्वान लोग भी बैठे हैं, अन्य लोग भी बैठे हैं, शायद कुकरेती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ शर्मा जी हैं। मैं ये चाहूंगा कि इसमें सरकार को सार्थक पहल उठानी चाहिए। प्रदीप जी, एक जानकारी मुझे ये भी आई कि आप तो पंकज भाई की वजह से मुझे पता चला, मैंने कहा खाली ऋषिकेश ही क्यों, मैंने सोचा कि अरुण शर्मा जी ने कुछ दबाव डाला हो, उनका गृह क्षेत्र है, उनका वो क्षेत्र है, तो शायद महेंद्र भट्ट जी ने उठाया वो मसला ना। अब पता लगा कि वो दोस्ती वाली बात सामने आ रही है। लेकिन एक बात और है, दूसरी कुछ नहीं, देखिए चुनाव में कोई जरूरी नहीं कि चुनाव कौन लड़ेगा नहीं, कोई अभी तय नहीं, उनके व्यावसायिक पार्टनर है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई महेंद्र जी चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हाउस में बात उठाई है, वो बधाई के पात्र है। मैं निवेदन ये करूंगा, इसको राजनीतिक चश्मे से फिर न देखा जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इसलिए कहा कि वो विधि व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं पंकज छेत्री जी, वो हमसे बेहतर इसमें समझ सकते हैं कानूनी पेचीदगियां क्या हैं। हमारे यहाँ एक ही क्षेत्र नहीं, अन्य क्षेत्र भी हैं, और उन पे भी ये बात उठनी चाहिए, नितांत आवश्यक है उठना। और आज हमको पहले सरकार पर दबाव इस बात का बनाना चाहिए कि हम बंदोबस्त करें, और इन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब प्रदेश में बंदोबस्त लागू होगा। प्रदीप जी, मुझे तो ये भी पता चला कि वो बीजेपी के कार्यालय की घोषणा हुई थी, और उस कार्यालय के नहीं बन पाने का कारण भी यही मसला रहा है। पता नहीं, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, वो जेपी नड्डा साहब ने मामला रखा था उस समय। तो ये तो बड़ा मसला है प्रदेश का, और उस बड़े मसले पर छोटी छोटी बातें क्यों हो रही है? बल्क में बड़ी बातें होनी चाहिए, और उस ऋषिकेश वाली भूमि का तो मसला ही अलग है। देखिए पंकज जी, इसमें निश्चित रूप में अगर संसद भवन के अंदर राज्य से जुड़ा हुआ और राज्यवासियों से जुड़ा हुआ कोई भी मसला उठेगा, तो निश्चित रूप में वो एक सकारात्मक पहल हो सकती है। उसके लिए सभी लोगों को ये होगा कि हमारे जनप्रतिनिधि इस चीज के लिए जागरूक है। लेकिन अभी जोशी जी ने आपके सामने पूरा, जितना मैं सुन पा रहा हूँ, कि पूरा जो हवाला केसी पंत जी का उन्होंने जिक्र किया, तो आप ये लगाइए कि हमारे जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता कितनी है कि राज्य बन के 25 साल हो गए हैं, और केसी पंत जी का कौन सा जमाना था। तो जनप्रतिनिधियों की ये सोच, कम से कम उनका जनमानस की तरफ, जो असामान्य जनमानस है, चाहे वो वनपुरा हो, यहाँ का हो, लालटांग का हो, बहुत ऐसी जगह हैं, खासकर भाबर क्षेत्र से जुड़े हुए, क्योंकि वो जो है वन विभागों से नजदीक सब आता है। आपका आज की तारीख में जो राजाजी नेशनल पार्क है, जो सन 75-76 के बाद जो जुड़ा है, 75 के बाद जो जुड़ा है, तो निश्चित रूप में ऐसी समस्याएं आती हैं। लेकिन 25 वर्षों के अंदर कितने जनप्रतिनिधियों और कितनी सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों सरकारों को बराबर समान अवसर मिले इन 25 वर्षों में, और केंद्र से लेके और राज्य में दोनों को अवसर मिले। तो इसमें ये बताइए कि इससे पहले ये मसले
क्या उसमें पार्लियामेंट के अंदर उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता था? क्या इसमें जो बंदोबस्ती की जो व्यवस्था है, जो पिछले 25, 30, 35, 40 सालों से बंद पड़ी है, उसको नहीं शुरू किया जाना चाहिए था? हम बात कर रहे हैं चकबंदी की, बात कर रहे हैं बंदोबस्ती की, बात कर रहे हैं सारी व्यवस्थाओं को, और व्यवस्था बनाएगा कौन? भाई कभी भाजपा आएगी, कभी कांग्रेस आएगी। आप ये देखिए कि अगर किसी भी जंगल में किसी IAS IPS का मकान है, या किसी उत्तराखंड से हट के किसी मैं कहता हूं कि जनप्रतिनिधि या मंत्री का है दूसरे राज्यों के, उसके घर के लिए चूल्हे तक सड़क चली जाती है। मैं ऐसे आपको दर्जनों उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं, देहरादून के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर। और अगर किसी का फार्म हाउस है, या पहाड़ में भी आज जो योजनाएं बन रही हैं, पंकज जी ये नोट कर लेना आप, उसमें सड़क, उस सड़क में बहुत जल्दी तीव्र गति से काम करेगा, जिसका कहीं हैवी रिजॉर्ट, हैवी कुछ वो बड़ा कोई प्रोजेक्ट खुलना है, तो उसको लेके जो है ये सब चीजें काम की जाती हैं। तो इसमें जो है ईमानदारी से पहल करने की आवश्यकता है, चाहे कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो। जी ठीक। अनुज सर, मैं आपसे थोड़ा सा, आप उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे सवाल भी सीधा ही होगा। मैं संसद में सुन रहा था भट्ट जी को, वो कह रहे थे कि बापू ग्राम, और मैं जब देखता हूं तो कहते हैं कि बापू नगर। अब मैं क्या समझूं इसको, और इसका ग्राम में तब्दील हो पाना या उस चीज को हो पाना कितना आसान है, और किस तरीके से ये मामला फिर से उठ रहा है? इसका मकसद क्या है इस मामले को यहाँ पर उठाने का, या फिर एक सिर्फ ऋषिकेश की बात करने का? तो देखिए पंकज भाई, ये तो सही बात है कि चुनाव आने वाले जोशी जी कितना ही कह दें, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले कुछ दिनों से इन इलाकों में जो गतिविधियां चल रही है, जिस तरह कांग्रेस के लोग आगे बढ़ के जा रहे हैं, जिस तरह बीजेपी के जो पार्षद है वो आगे बढ़ के लीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मसला राजनीतिक जमीन को खोने का डर भी है। अब आप मूल बात समझिए कि ऋषिकेश नगर पालिका होती थी आज से मैं कहूं 6-7 साल पहले तक। नगर निगम बना तो ऋषिकेश में 20 वार्डों को शामिल किया गया। पहले 20 वार्ड होते थे नगर पालिका होते हुए, 20 वार्डों को शामिल किया गया, और वो 20 वार्ड वो थे जो मुख्य नगर के बाहरी इलाके के वार्ड थे, खासकर हम कहें ग्रामीण क्षेत्र के। ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच के वार्ड थे, ऋषिकेश से लगते हैं। तो 40 वार्ड हो गए, नगर निगम बन गया। अब नगर निगम बना, और उन वार्डों में से ये था कि 10 साल तक वो हाउस टैक्स नहीं देंगे। उससे पहले से वन भूमि में बने हुए जो वार्ड थे पहले से नगर पालिका में, वो हाउस टैक्स देते रहे थे। जो जैसी परंपरा होती है हर जगह की, हाउस टैक्स लग जाता है। 12 वार्ड जो नए, 20 वार्ड में से 12 वार्ड ऐसे थे जो विशुद्ध वन भूमि में थे। वो उसमें धीरे धीरे मैं कहूं वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से धीरे धीरे जंगलों की सफाई होती गई, प्लॉट कटते गए, 10-10 रुपए के स्टाम्प पेपर में बिकते रहे। कुछ जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने जैसे एक जगह हिस्सा साफ किया, उसको प्लॉट बना के बेच दिया। जो ताकतवर लोग थे उन्होंने बड़े बड़े प्लॉट पर अपने कब्जे बरकरार रखे हैं, 2-4 बीघे, 5 बीघे, 6 बीघे, 10 बीघे बरकरार रखे। ठीक है। और ये क्या हुआ कि इस इलाके में किसी मकान में लिंटर नहीं पड़ता था, पक्के नहीं बनते थे छत। लेकिन वहां भी यह हुआ कि, और बदकिस्मती से कहूं या खुशकिस्मती से, वो घर मेरे घर के बिल्कुल सामने है, क्योंकि मैं ये जो जॉलीग्रांट विस्थापित क्षेत्र है उसमें रहता हूं, और मेरे सामने सारा वो इलाका है जो जंगलात की भूमि पे कब्जा करने का है। ग्राम प्रधान उस घर में नीचे आके बैठ गया और ऊपर पूरे दिन लिंटर पड़ता रहा, और उसके बाद रेट फिक्स हो गए लिंटर के, 20 से 30 हजार रुपए पर लिंटर के रेट फिक्स हो गए, और जंगल जो था वो धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल में बदलता गया। सर मैं आपको रोक रहा हूं, 1 मिनट, जोशी जी को निकलना है, ये अभी चले जाए तो इन लब्बो लबाब जो आप लोगों ने सवाल किए, बात रखी, उसका जवाब जोशी जी देंगे जल्दी से। जोशी जी, बहुत सारी खामियां ऐसी, बहुत सारी सियासी तस्वीर ऐसी कि जो कनेक्ट हो रही है इस बयान से और संसद के इस मामले में, जब संसद में इस इशू को रखा जा रहा है ना।
क्योंकि जो लेंटर पड़ने वाला मसला है ना, ऐसा होता रहा, बल्कि सरकारें तब भी नहीं नहीं, मैं देखिए शर्मा जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये कोई हाँ। मैंने कहा ना, ये एक यहीं की बात नहीं है, हाँ, ये और जगह भी हो अन्य रहा है। जगह। मैंने आपको पूरा बिंदु खत्ता, आप चले जाइए, इतना बड़ा शहर बन गया, नगर पालिका बनाने के बाद हरीश रावत की सरकार ने नगर पालिका का दर्जा दिया, लेकिन वो वापस लेना पड़ा। हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसका समाधान एक ही है जो मैं समझता हूँ, जो मेरा जो राजनीतिक अनुभव है, जो मैंने देखा है, आप अगर बंदोबस्त करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत बंदोबस्त न होने की है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मेरे खुद की इतनी जमीन मेरे पास है कि मालिक उत्तराखंड सरकार है, कब्जेदार मथुरादत्त जोशी है। अच्छा, एक सवाल का जवाब छोटा सा दीजिएगा सर। क्या ये जो हम बापू नगर कहते आ रहे हैं आजकल, ये बापू ग्राम हो सकता है? मैं बाद में और लोगों से जान लूंगा, ये हो सकता है? ये अपने अस्तित्व से ही बापू ग्राम के नाम से है। शर्मा जी, मैंने कहा ना, मेरे जानते हैं, बापू नगर तो नया नाम दिया गया है, ये तो बापू ग्रामी है। ये आज नहीं है, जब इसको बसाना शुरू किया, मैं तो 80 के चुनाव से सक्रिय हूँ। मसूरी विधानसभा क्षेत्र होता था, मैंने इसलिए शर्मा जी का नाम लिया कि मेरे से बेहतर, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने, ये बापू ग्रामी होता था पहले से जी। और इसमें लोगों को ऐसा नहीं कि सरकार ने ही बसाया है, कोई किसी की मर्जी से नहीं बसा है, सरकार की सहमति से ही सारे लोग बसे हैं। क्योंकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया। अब उच्चतम न्यायालय ने 1996 के फैसले के बाद 1996 में एक फैसला आया कि जो हमारी जो भूमि बेनाप भूमि है, उसको वन भूमि घोषित कर दिया गया जी। तो वन भूमि घोषित कर दिया गया तो ये सारे वन ग्राम हो गए। तो वहां से ये मामला बिगड़ा हुआ है और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद ये बापू नगर, बापू ग्राम, कुछ भी बापू है, असली में बापू ग्राम ही होता था ये। और इस तरफ सरकार ने, मैं इसलिए अध्यक्ष जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, एक सच्चे ऋषिकेश के रहने वाले हैं, उनका मकान भी मेरे ख्याल ऋषिकेश में है, माननीय अध्यक्ष जी का बहुत पहले से ऋषिकेश में रह रहे, उनके फादर जब से सर्विस करते थे। तो ये अच्छी शुरुआत, पढ़ाई लिखाई सब यही हुई, पढ़ाई लिखाई सब यही हुई। एक अच्छी शुरुआत उन्होंने की, स्थानीय नागरिक होने के नाते भी और उत्तराखंड का जनप्रतिनिधि होने के नाते भी बहुत अच्छा मसला उन्होंने संसद में उठाया है। वो साधुवाद है, उनको बधाई है। और ये मामले हल होने चाहिए उत्तराखंड के, और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उम्मीद करते हैं कि वो इस दिशा में सार्थक पहल उठाएंगे। होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जोशी जी, आपका साथ यहीं तक ही है, क्योंकि मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं फिर आपका मार्गदर्शन ले लूंगा। बिल्कुल है सर। वो आजकल बीजेपी वालों की मांग भी हो रही है काफी, वो कई जगह तो जा ही नहीं रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हाथ पाथ जोड़ के हमारे यहाँ आते हैं, वो ना डिजिटल पे तो शर्मा जी आते ही नहीं है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वो जोशी जी पुराने जानने वाले हैं, इसलिए आ जाते हैं और अपनी बातें रखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आपको टोका था, माफी चाहता हूँ बीच में, कि ये जो नगर और ग्राम वाला इशू है ना, ये कितना आसान है बनना या बनाना? जिन दो इलाकों का जिक्र संसद में हुआ, उन इलाकों को या और जगह जहां पर हम लोगों ने नगर बना दिए या नगर निगम बना दिए, वार्ड बना दिए। देखिए, यहाँ सरकार ने बहुत बड़ी भूमि, मैंने वो लिंटर वाला मसला तो बता दिया, उसके बाद जंगलात वाले पैसे लेते रहे और लिंटर पड़ते रहे और बस्ती गई। लेकिन ये बहुत बड़ा इलाका, जो महात्मा गांधी की शिष्या मीरा बहन थी, उसको बहुत बड़ा जंगलात का हिस्सा केंद्र सरकार ने दिया था, वहां कुछ सामाजिक गतिविधियों के लिए। अब वो इलाका भी धीरे धीरे उसमें भी कब्जे होते गए और वो प्लॉट करते गए और वहां बस्ती बच गई। तो ये मीरा नगर और बापू ग्राम दो इलाके हैं मुख्य रूप से जो फॉरेस्ट के थे, और उसके अलावा इनसे जुड़े हुए जो जंगल के और किनारों के इलाके थे, जो धीरे धीरे बस्ती बनी, ये सारा इलाका है। अब वो, क्योंकि वो आंदोलन बापू ग्राम में चल रहा है, इसलिए इसको पूरे आंदोलन को बापू ग्राम के नाम से दे दिया। इसमें ऋषिकेश के 12 नगर निगम के 12 वार्ड है। और क्योंकि महेंद्र भट्ट जी की पढ़ाई लिखाई सब ऋषिकेश में हुई है, राजनीति भले ही उन्होंने नंद प्रयाग से शुरू की हो, लेकिन सारा कुछ यहां विद्यार्थी परिषद में ऋषिकेश में ही सक्रिय थे, यही काम करते थे। तो उनको, मुझे लगता है कि उनको इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने ये मामला उठाया है। लेकिन मेरी समझ में एक टेक्निकल चीज नहीं आती, हो सकता है
पंकज छेत्री जी हमें समझा दें जी। कि क्या कोई इलाका अगर नगर निगम में शामिल कर दिया जाए और वो वार्ड भी बन जाए, हाँ यही मैं पूछ रहा था। जो लंबे समय से राजस्व ग्राम की मांग जिस क्षेत्र में चलती रही हो, क्योंकि पंकज भाई को बहुत अच्छी तरह पता है, प्रदीप भाई को भी पता है, ऋषिकेश नगर पालिका भी थी और ऋषिकेश ग्राम सभा भी थी। अब ग्राम सभा के इलाके को नगर निगम में मिला के नए वार्ड बना दिए गए, लेकिन मांग उसकी पहले से उठती रही थी राजस्व ग्राम की। अच्छा, इसी जो इलाका है, जो नए इलाके हैं, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टिहरी और जौलीग्रांट से विस्थापित होने के नाते बसाए गए जी। उनको भी 2014 तक भूमिधरी का अधिकार मिलना था, जो आज तक नहीं मिला। वो भी वही इलाके हैं, वो लोग हैं जो जौलीग्रांट से बसाए गए थे, टिहरी से बसाए गए थे विस्थापित क्षेत्रों में। खासकर मनसा देवी का जो इलाका है अमित ग्राम से लगा हुआ, उसमें जौलीग्रांट के विस्थापित बसाए गए थे। और एम्स से लगा हुआ जो इलाका है, या हम कहें सीवा डेंटल कॉलेज से पीछे का इलाका है आमबाग, जो पशुपालन की जमीन थी, उसमें टिहरी के विस्थापित बसाए गए थे। उनको 2014 तक भूमिधरी का अधिकार मिलना था, वो आज तक नहीं मिला। 2026 चल रहा है, 12 साल ऊपर हो गए, वो भी उसी इलाके में है जो ये राजस्व ग्राम की। तो क्या टेक्निकल पॉइंट ये है कि जिन इलाकों को नगर निगम में शामिल करके वार्ड बना दिया गया हो, क्या वो राजस्व ग्राम बनाए जा सकते हैं? मुख्य मुद्दा ये है, और ये कोई टेक्निकल आदमी बता सकता है, हम नहीं बता सकते। पंकज छेत्री क्या कहेंगे आप? क्या ये सवाल में दम है? यही मैं जानना नहीं चाह रहा। बिल्कुल बिल्कुल। असल में मैं एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। एक इधर रायपुर में रिंग रोड पर जमीन है चाय बागान की, जिस पर कि सेम ऐसी मामला हुआ था, PIL हुई थी और वो सीलिंग की जमीन थी और उसमें चाय बागान की कुछ जमीनें थी। तो दोनों भूमि है वहां पे, सीलिंग की भी है, चाय बागान की भी है। तो उस जमीन का कुछ भी नहीं हुआ, जबकि उसमें बीजेपी की भी जमीन थी, बीजेपी का हेडक्वार्टर बनना था। और ये तो मामला उससे बड़ा मामला है, क्योंकि ये मामला उच्च न्यायालय का नहीं है, उच्चतम न्यायालय का मामला है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है, जंगल की भूमि को कंजर्वेशन के सारे पावर देता है। तो राज्य सरकार को तो ये अधिकार ही नहीं है कि उस पर किसी भी प्रकार का अधिग्रहण कर ले या किसी भी तरीके का उस पर एनक्रोचमेंट कर ले या कोई ग्राम घोषित कर दे। जो उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर चाय बागान की भूमि को जिस प्रकार उस पर अतिक्रमण हो रहा है, उस अतिक्रमण पे रहने वाले लोग भले ही वोट उसमें नगर निगम में डालते हैं, और पहले वो रायपुर ग्राम सभा होती थी, उसमें वोट डालते थे, परंतु उन्हें मालिकाना अधिकार आज भी नहीं मिला है। वो कब्जेदारी थे, कब्जेदारी हैं और कब्जेदारी रहेंगे। तो ये जरूरी हो जाता है कि अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आपको कहीं ना कहीं सदन का सहारा लेना पड़ेगा, और यहाँ पे विशेष सत्र बुलाकर तब आप यहाँ से प्रस्ताव भेजे लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए स्पेशल उस पे। परंतु ये होने वाला नहीं है, केवल ये औपचारिकता मात्र है और चुनाव के नजदीक एक स्टंट है। पंडित कुलकर्णी जी, इस झमेले के लिए, जिस झमेले को, जिस राज्य को आज बटोरने की कोशिश की जा रही है, ये वैसे इसको फैलाने में हमारा ही हाथ है, हमारी सरकारों का हाथ रहा है पहले से, अगर निगरानी और जिस पर कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। प्रदीप जी, पंकज जी, शर्मा जी ने पूरी डिटेल में जिस तरीके से समझाया, तो यही समझ में जब मेरा सिर्फ आक्रोश इसी बात का है कि यही चीजें क्या जन प्रतिनिधियों को पता नहीं है। असल में बात बिल्कुल, शर्मा जी ने सारी चीजों का पूरी समीक्षा भी करी और उसका पूरा विवरणात्मक समझा दिया। इसमें ये था कि कम से कम अब चूंकि चुनावी वर्ष चल रहा है, वहां से हो सकता है कि प्रेमचंद जी के आगे पूर्व लग जाए, हो सकता है कि जिस प्रकार विजय वर्गीय जी वगैरह इन सब बड़े बड़ों को कहा गया कि आप विधायक का चुनाव लड़ो, हो सकता है महेंद्र भट्ट जी को कहा जाए, क्योंकि अब अध्यक्ष ही हटेगी उनकी, तो उनको कहा जा सकता है कि आप विधायक लड़िए वहां से, या सुबोध दुनियाल जी वहां शिफ्ट होते हैं। ये जैसे कि जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं, कम से कम 18 से 20-22 टिकट कटने हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो नए आदमी कौन आएंगे, कहाँ आएंगे, क्या आएंगे, द्वंद्व ढूंढा जा रहा है अपने लिए। और ये इस समय ऐसा हॉट इशू हो गया है
और ऋषिकेश इसलिए मेन हो गया कि जिस प्रकार से जो नगर निगम के जो चुनाव हुए थे मास्टर जी से लेके अब ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा अनकन्वीनियंट मतलब असहज स्थिति पैदा हो रही है उस समय से लेके। कहीं प्रमाण पत्रों पे जांच आ रही है, कहीं प्रेमचंद अग्रवाल जी का मैटर हो गया, विधानसभा भी वही हो गई, नगर निगम भी वही हो गया और ये वन क्षेत्र भी वही हो गया। और क्योंकि शर्मा जी को मालूम है कि अगर हम जब यहाँ पे इसको कुछ रिलैक्स मिलेगा या भविष्य में मिला तो यही गोरी रेंज जाएगी राजाजी नेशनल पार्क की तरफ। हम लोग पीड़ित हैं उस क्षेत्र के, हम लोग पीड़ित हैं, सड़क नहीं बन पाती है उस क्षेत्र के लिए। पूरा नदी जो है हमें कम से कम 10 से 15 किलोमीटर जो है हमें उससे जाना पड़ता है, जिसमें हम बाघ, हाथी, ये सब इन चीजों से भी झेलना है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें गंभीरता से काम किए जाने की आवश्यकता है। नगर निगम अपना प्रस्ताव बना के भेज सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपना सांसद ने बात वहां रख दी है, सरकार अपना प्रस्ताव बना सकती है। अगर केंद्र शासित अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो समन्वय बना के, मैंने कहा ना, जिस पे प्रस्ताव पास हुआ है, कैची धाम में भी तो बाईपास पास हुआ है, जहां जहां ये चाह रहे हैं वहां ये करवा के लेके आ रहे हैं ऑर्डर ये। पर अगर दिल इच्छा होगी तो इसको भी ग्राम सभा, हाँ, आज की तारीख में जो उसके अलावा वन विभाग अगर सीरियसली लेता है, ये बैठ के अगर ये सुपारी न खाए बैठ के, जैसे ये ले लेते हैं, ये आप धुंधली वाला मार्ग पकड़ेंगे वहां भी ऐसे ही झोल है। अगर आप यहाँ से जाएंगे देहरादून से, वहां भी ऐसे ही झोल है। आप अगर बिदुल्ली की तरफ जाएंगे वहां भी ऐसे ही झोल है। तमाम जो वन विभाग उससे रिलेटेड जो वो है वहां सब ऐसे ही खोज खोज के उनकी मुनारें गायब करती गई हैं, मुनारें गायब करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मसूरी में 7,000 मुनारे गायब हैं। फर्जी स्थायी प्रमाण पत्र बना के वो खारिज कर दिए। किसी पटवारी कानून को तहसीलदार पर कार्रवाई हुई नहीं हुई। जब तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं होगी, कोई अंदर नहीं होगा, ये सिलसिला मुनारों का गायब होने का चलता रहेगा। राजस्व ग्राम में फिर कोई ऐसे मतलब जो है 80% जो है 10 रुपए के स्टाम्प पेपर, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में ऋषिकेश बसा हुआ है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, सवाल खड़े होते हैं। शर्मा जी का कमेंट मैं लेना चाहूंगा। शर्मा जी, थोड़ा सा ये बनभूलपुरा में भी तो ऐसी कुछ स्थिति है ना, वहां के लिए भी समन्वय बनाया जाना चाहिए अगर इतनी चिंता प्रदेश की है। एक सवाल मेरा ये है। और बनभूलपुरा में जो जमीन है वो रेलवे की है मैक्सिमम, हाँ, वो रेलवे की जमीन है। हाँ, तो बोलना चाहिए ना कि आपकी जमीन रेलवे की, केंद्र के अंदर आप बोलिए ना, केंद्र सरकार करे उसमें कुछ ना कुछ, उसमें भैया हमारे यहाँ दिक्कत हो रही है लोगों को, उसमें तो नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती ना। वो मसला भी सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। इस पूरे मामले का जनता के नजरिए से क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो ये राजस्व गांव या देखो अभी पंकज भाई ने भी और प्रदीप भाई ने भी बोल दिया है, और प्रदीप भाई ने तो बहुत साफ बोल दिया, वो इशारों बहुत स्पष्ट इशारे कर दिए कि ये देखिए आगे 27 का मामला है मेन। इसलिए आज भाजपा के और कांग्रेस के कोई नेता उस बापू ग्राम में जाना नहीं भूल रहे। सुबह से शाम तक वही है, जो इस इलाके के पार्षद है या इलाके के कांग्रेस के नेता है, वो सब वही है कि कहीं जनता ना भाग जाए उनके चंगुल से। सबको ये डर है। वो 27 सामने दिख रहा है। अच्छा, इस वजह से ये तमाम चीजें सड़क से संसद तक जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो मसला कुछ यूं निकला, हाँ, मसला कुछ यूं निकला कि हमने कहा, एक सवाल था मेरे मन में भी कि भैया ये इस मसले को उठाया तो बड़ा ज्वलंत मसला था ऋषिकेश का, बापूग्राम का, वो इलाका जहां पर लोग असमंजस में है कि वो है भी या नहीं भी इस प्रदेश के। तो संसद में उठा तो लगा कि यार वाकई में मामला गंभीर है। लेकिन जब इस मामले को हमने देखा बंदोबस्ती से जोड़कर या फिर उनके हकूकों को जोड़कर, ऐसे लोगों की परेशानी को लेकर, तो पता चला पूरे प्रदेश में बिंदु खत्ता का इलाका, बनभूलपुरा का इलाका और कई इलाके ऐसे हैं जो ऐसी ही स्थिति में हैं, उनका जिक्र नहीं हो रहा है। सियासी दोस्ती का जिक्र यहाँ जरूर है कि शायद निभाने की कोशिश हो रही हो। आप क्या सोचते हैं इस संसद में बयान को लेकर और लोगों की इस चर्चा में जो प्रतिक्रियाएं दी हैं सबने? आप कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा इस चर्चा को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।